CPAP इज कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP के इंडिकेशंस क्या होते हैं? तो प्री टर्म विद RDS, इवन टर्म भी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्सट्यूबेशन के बाद में दे देते हैं हम CPAP, एंड इवन आपका रिकरेंट एपनियाज में भी हम CPAP देते हैं। तो कैसे और कब CPAP देना है इज डिटरमाइंड बाय योर रेस्पिरेटरी रेट, योर रिट्रैक्शंस, योर SpO2 द चाइल्ड इज मेंटेनिंग। बेसिस पे 2 स्कोर्स हैं, DVM एंड द सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर, जो हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर कहता है कि मोर देन 3 इन अ प्री टर्म, मोर देन 5 इन अ टर्म इज एन इंडिकेशन ऑफ CPAP, but it depends more on your clinical judgment. Now CPAP has 4 components. So CPAP is continuous positive airway pressure. So obviously the name only tells us that it is providing a pressure to keep the alveoli open and hence increase the functional residual capacity or the FRC. So normally क्या होता है कि अगर एक बच्चा होता है ना प्री टर्म रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, तो आपको ग्रंट सुनाई देता है। व्हाट इज दैट ग्रंट की आवाज? व्हाट इज प्रोड्यूसिंग दैट आवाज? तो द चाइल्ड इज क्लोजिंग द एपिग्लॉटिस टू जनरेट अ पीप. दैट इज द प्रेशर दैट यू गिविंग बाय CPAP एक्सटर्नली. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ है ऑक्सीजन हम देते हैं. तीसरा इज द वार्म एयर एंड चौथा इज द ह्यूमिडिफाइड एयर. तो CPAP में हमने कहा प्रेशर दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, वार्मिंग ऑफ गैस, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ गैस. तो प्रेशर इज द CPAP का प्रेशर, दैट ऑक्सीजन इज योर FiO2, वार्मिंग इज योर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिफिकेशन इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो अगर रेंजेस देखी जाए तो प्रेशर 4 to 8 के बीच में रखते हैं एंड दिस इज गाइडेड मेनली बाय योर रिट्रैक्शन. तो अगर कोई बोले कि आपका किससे पीप डिटरमाइन हो रहा है और किससे FiO2, तो FiO2 SpO2 डिक्टेट करता है और जो पीप है वो रिट्रैक्शन डिक्टेट करता है. ठीक है. इसके अलावा यस, प्रेशर के लिए आपने चेस्ट एक्सरे कराया, 6 to 8 स्पेसेस उसमें दिख रही हैं अगर तो नॉर्मल है. अगर 8 से ज़्यादा दिख रही हैं तो तुम्हें पीप घटाने की ज़रूरत है. 6 से कम दिख रही हैं तो पीप बढ़ाने की ज़रूरत है. ऑक्सीजन में FiO2 21 to 60 है रेंज तुम्हारी, और तुम्हारा SpO2 90 से 95 के बीच में मेंटेन होना चाहिए. 90 से कम है तो FiO2 बढ़ाओ, 95 से ज़्यादा है तो FiO2 कम करो. देन ऑफ गैसेस, तो दैट्स 5 लीटर पर मिनट. तो वो कैसे पता चलेगा कि फ्लो सही चल रहा है? बबलिंग होनी चाहिए चेम्बर में, अदरवाइज नाक के लेवल पे फ्लो को आप मेजर कर सकते हो. देन टेम्परेचर 37, ये आपके ह्यूमिडिफायर चेम्बर में डिस्प्ले होता है. तो बॉडी टेम्परेचर देखना है और ह्यूमिडिफायर पे टेम्परेचर देखना है. ह्यूमिडिटी दैट्स 100 ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी ह्यूमिडिफायर पे डिस्प्ले होता है 100. इसके अलावा इसका एक इनडायरेक्ट मेजर होता है कि इंस्पिरेटरी लिम्ब में कभी भी कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए. अगर इंस्पिरेटरी लिम्ब में कंडेंसेशन हो रहा है इसका मतलब आपका ह्यूमिडिफायर सही काम कर नहीं रहा. अब एक्सपिरेटरी लिम्ब के एंड में ऑब्स्ट्रक्शन टू गैस फ्लो एंड ओवरऑल लीकलेस सिस्टम. तो पहले हम सोचते हैं कि एक इंस्पिरेटरी लिम्ब था, एक्सपिरेटरी लिम्ब था, हमने फ्लो ऑफ गैस बनाया, बीच में हमने कहीं कनेक्ट कर दिया टू द चाइल्ड. तो जब हम इसको बीच में बच्चे से कनेक्ट करेंगे, एक इंस्पिरेटरी लिम्ब है, एक एक्सपिरेटरी लिम्ब है, और फ्लो को ऑफ गैसेस को हम उसमें से भेज रहे हैं, तो क्या होगा? सीधा फ्लो चला जाएगा और जो बीच में बच्चे का एयरवे और लंग्स आया विच इज़ एट अ लोअर प्रेशर बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसमें से आउट हो जाएगी एयर. बट हम तो ऐसा चाहते नहीं थे, हम तो लंग्स में हवा को भेजना चाहते थे, प्रेशर को भेजना चाहते थे. तो उसके लिए हमने यहाँ पे एंड ऑफ द एक्सपिरेटरी लिम्ब पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन लगाया. तो ये ऑब्स्ट्रक्शन लगा सकते हो, या हम लोग क्या करते हैं, हम बबल चेम्बर लगाते हैं यहाँ पे, उस ट्यूब को उसमें डिप करते हैं और जितना डिप किया उतना प्रेशर है. तो 5 पे डिप किया तो 5 पीप है, 6 पे किया तो 6 पीप है, 7 पे किया तो 7 पीप है. तो उससे एक डिफरेंस क्रिएट होता है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी लिम्ब का. ये जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हुआ है, इतना ही जब लंग्स में प्रेशर बनेगा, जो डिफरेंस है से 5 का डिफरेंस है, तब जाके एक्सपिरेटरी लिम्ब से हवा बाहर आ पाएगी. तो दैट्स योर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CPAP. FiO2 हमने कहा मिक्सचर करना है एयर और ऑक्सीजन का विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेंडर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन पीली है, एयर हरी है, और उसको हमें ब्लेंड करना है टू जनरेट अ रिक्वायर्ड FiO2. ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग का काम ह्यूमिडिफायर चेम्बर करता है, जिसमें कि डिस्प्ले होता है टेम्परेचर से 37 एंड योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से 100. सो एक केस सिनेरियो पे आते हैं. एक 28 वीक का 1000 ग्राम फीमेल चाइल्ड प्री टर्म लेबर में आया. एक डोज स्टेरॉइड उसको मिला था, C सेक्शन से डिलीवर हुआ, RD था. 4 घंटे उसको तुम्हारे अस्पताल तक पहुंचने में लग गए. जब आया तो सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर 7/10 था, दो SpO2 मेंटेन कर रहा था और नेजल ऑक्सीजन. सो उसको एक विजिबल RD था, प्री टर्म बच्चा था, ऑब्वियसली CPAP तो तुम्हें देना ही था. तो यहाँ पे तुम उसको एन रखते थे, CPAP भी लगा सकते थे, बट पहली चॉइस तुमने CPAP रखी.
तो रखी। तो इसमें तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शंस थे, तुम कौन सी मशीन यूज़ करोगे, कौन सा इंटरफेस का इस्तेमाल करोगे उसके बीच में। तो तुम्हारे पास क्या क्या मशीन्स होती हैं, बबल सीपैप होता है, वेंटिलेटर ड्रिवन सीपैप होता है, फ्लो ड्राइवर प्लस इंटरफेस होता है, ठीक है। एंड रैम्स कैनुला होता है तुम्हारे, इस तरीके से अलग अलग कैनुलास भी होते हैं। तो सीपैप तुमने सेट किया, जिसमें तुमने सेट करना है FiO2 सेट करना है, फ्लो रेट सेट करना है, और इनकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है, रिट्रैक्शन SpO2 के बेसिस पे। सो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, तो से कोई बच्चा है उसका SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा, लेस देन 90 है, और रिट्रैक्शन भी है। दूसरा बच्चा है जिसकी रिट्रैक्शन नहीं है, केवल SpO2 प्रॉब्लम। तो जिसको रिट्रैक्शन भी और SpO2 भी कम है, उसका तो तुम्हें सिर्फ पीप बढ़ाना है, थोड़ा बहुत FiO2 बढ़ा सकते हो। लेकिन जिसका मेन प्रॉब्लम SpO2 है, रिट्रैक्शन नहीं है, उसका मेनली तुम्हें FiO2 बढ़ाना है। से SpO2 मोर देन 95% है, रिट्रैक्शन कोई खास नहीं है, तो अब मतलब तुम्हारा अचीव हो रहे हैं टारगेट्स, तो तुम FiO2 कम कर सकते हो। 10% FiO2 कम करने के लिए 1 से पीप कम करोगे, ठीक है। तो दीज आर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुमने एक बच्चे को सीपैप पे डाल दिया, वो इम्प्रूव हो रहा है, तुमने उसे सर्फेक्टेंट दे दिया, तुमने सेकेंड सर्फेक्टेंट दे दिया, आगे का क्या करें। तो अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा था तो HFNC इंडिकेटेड है, लेस देन 1000 ग्राम था तो सीपैप कंटिन्यू करना है टिल 4 सेंटीमीटर, FiO2 ऑफ 21%। अगर एपनिया कंटिन्यू होते हैं आफ्टर रिमूवल, तो जब तक एपनिया हो रहे हैं तब तक सीपैप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। सो मान ज़्यादा तुम्हारे पास, तुमने उसे बबल सीपैप पे डाला हुआ है विद बायनेजल हडसन प्राउंस, 5 सेंटीमीटर ऑफ पीप, 30% ऑफ FiO2, फ्लो ऑफ 5 लीटर पर मिनट, सर्फेक्टेंट भी दे दिया, लेकिन वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो जब तक तुम फेलियर ऑफ सीपैप एस्टैब्लिश करने से पहले तुमको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है। दैट इज़ इट शुड बी अ लीकलेस सर्किट, अच्छे से बबलिंग होनी चाहिए, वो बबलिंग चेस्ट तक पहुंचनी चाहिए। बबल्स शुड बी हर्ड इन द चेस्ट, देयर शुड बी एयर रीचिंग द लंग्स, humidification should be appropriate. How will you prove that? Inspiratory limb should not have water, expiratory limb should have a condensate. Nasal interface, nasal seal is very important, वो बननी चाहिए। एक्सरे चेस्ट रिपीट करके लंग इन्फ्लेशन से देख लो स्पेसेस एडिक्वेट है या नहीं है। 6 to 8 होनी चाहिए, 7 आइडियल है, ना 6 से कम ना 8 से ज़्यादा। कोई एयर लीक तो नहीं करा दिया तुमने, न्यूमोथोरैक्स तुमने ज़्यादा पीप दे दिया, न्यूमोथोरैक्स हो गया, देन PPHN का कॉम्पोनेंट तो नहीं है, 2D को करा लो, ठीक है। एंड सो PPHN को मैनेज करने के लिए हो सकता है तुम्हें शुगर, कैल्शियम अनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, एसिडोसिस, एनाट्रोफ फ्लूइड्स, पेन मैनेजमेंट करना पड़े। फिर भी तुम्हारा सीपैप फेल हो गया है, तो नाउ यू गो फॉर अ NIV मोड, दैट इज़ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ फिर तुम जाते हो, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव तो इंटरफेस में क्या क्या है हमारे पास, रैम्स कैनुला है, हडसन कैनुला है, और जो हमारे यहाँ यूज़ होता है फिशर पैकल इंटरफेस वो भी है। बाकी इस पूरे दौरान जब तुम उसे सीपैप दे रहे हो, यू हैव टू मॉनिटर द बेबी, द इंटरफेस एज वेल एज द मशीन। रात भर भाई वो सीपैप पे था, बबलिंग हो रही थी, या रात भर वो सीपैप पे था, नाक से प्राउंस तो निकले हुए थे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और अपनी ट्रबल शूटिंग रेडी रखनी है। क्या ट्रबल शूटिंग से टू लेस देन 90% है, रिट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एयर एंट्री आ नहीं रही लेकिन बबलिंग हो रही है, इसका मतलब लंग डिजीज़ है या फिर उसकी नोज़ ही ब्लॉक्ड है। से उसकी SpO2 लेस देन 90% है, रिट्रैक्शंस इतनी नहीं है, एयर एंट्री अच्छी है, इसका मतलब थोड़ा पहले FiO2 बढ़ा के देख लो, हो सकता है तुम्हारा ब्लेंडर सही से काम ना कर रहा हो, PPHN या हार्ट डिजीज़ हो। SpO2 लेस देन 90% है, बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस है, एयर एंट्री अच्छी आ नहीं रही है, बबलिंग हो नहीं रही है, इसका मतलब तुम्हारा सर्किट का प्रॉब्लम है। अब इंस्पिरेटरी लिम्ब में कंडेंसेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इंस्पिरेटरी लिम्ब में कंडेंसेशन हो रही है, विच इज़ अ वेरी कॉमन अकरेंस, तो आइदर योर हीटर वायर इज़ नॉट वर्किंग, योर रूम टेम्परेचर इज़ टू लो, ठीक है, या डिस्टल सर्किट इज़ नॉट अंडर वार्मर, क्योंकि पूरा सर्किट भी अगर ठंडा पड़ेगा तो वो पानी का सिंपल है जमना और पिघलने का कॉन्सेप्ट। एक्सपिरेटरी लिमिट ज़रूरी है, अगर वो नहीं हो रही है तो या तो तुम्हारा ह्यूमिडिफायर नहीं चल रहा है, ये रूम टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, सो इसलिए डिस्टल सर्किट वार्मर में होना चाहिए, रूम टेम्परेचर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हीटर वायर ठीक होनी चाहिए तुम्हारी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या बोला हमने कि बच्चा सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, अगर उसके साथ में कोई रिट्रैक्शंस खास नहीं थे, उसको एयर एंट्री अच्छी थी,
तो यू विल थिंक अबाउट आइदर योर ब्लेंडर प्रॉब्लम, PPH या CHT। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस थे, एयर एंट्री भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बबलिंग थी तुम्हारे चेम्बर में, देन यू विल थिंक ऑफ अ लंग पैथोलॉजी और अ नेजल ब्लॉक। अगर रिट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे, एयर एंट्री अच्छी नहीं थी, पर बबलिंग भी नहीं थी, देन इट्स सिंपली योर लीक इन सर्किट। ये ध्यान रखना है कि रूम का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, जो सर्किट हो वो भी वार्मर के अंदर हो, और हीटर वायर